हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जो बिहार विशेष शिक्षक भर्ती की पात्रता परीक्षा है, यह हम कह सकते हैं स्पेशल एजुकेटर जो पात्रता परीक्षा है, उसके रिगार्डिंग जो पांचों सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं उसको हम लोग डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट कर रहे हैं। अभी तक देखा जाए तो हर सब्जेक्ट की लगभग हमने 4 प्रैक्टिस सेट कर ली हैं और आज हम मैथ की 15 पेडागॉजी के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करके आगे बढ़ेंगे। हमारा प्रैक्टिस सेट करने का तरीका सिर्फ क्वेश्चन को टिक करके आगे बढ़ना नहीं होता है, बल्कि वो क्वेश्चन सही हुआ तो क्यों सही हुआ और गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, ताकि ये क्वेश्चन में तो आप आसानी से कर ले, या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिले तो आपके माइंड में टेम्परामेंट डेवलपमेंट हो कि इस क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करना है। और अभी तक हमने जितनी भी वीडियो बनाया है उसको मैं अपनी प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ, आप उसको देखेंगे तो आपके लिए आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक, तो अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में कम उपलब्धि के लिए एक योगदान कारक नहीं हो सकता है। तो ऐसा आपको ढूंढना जो निगेटिव यहाँ पे पॉइंट है। पहला क्या है, परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि, ये बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप बच्चा फर्स्ट लर्नर है वहाँ पे तो चीज़ें उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत आती है, क्योंकि अगर पेरेंट नहीं पढ़े रहते हैं तो उनकी थोड़ा बहुत हेल्प नहीं कर पाते, तो ये बहुत जरूरी है। जो शैक्षिक पृष्ठभूमि ये होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या है, अब देखिए यहाँ कम योगदान की बात कर रहे हैं ना, तो मतलब योगदान तो है, बहुत कम योगदान होना चाहिए, और नहीं की बात हो रही है तो हमको निगेटिव ढूंढना है। दूसरा क्या है, गणित के प्रति विद्यार्थियों का दृष्टिकोण। अगर आप बच्चा पहले से सोच ले हमको गणित बहुत टफ होती है, ये वो दुनिया भर का, तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो उसका दृष्टिकोण जो सही होना चाहिए। दूसरा क्या है, विद्यालय के परिवेश और भाषा में अंतर। तो आपको ये पता होगा एनसीईआरटी या एनईपी जितने भी हैं इसमें कहा गया कि 3 भाषा का कम से कम उपयोग करें, हिंदी इंग्लिश के साथ साथ बच्चे की मदर टंग जो बोलते हैं इसको मदर लैंग्वेज या जो मातृभाषा जैसे बिहार का है तो बिहारी भाषा में उसको ज्ञान दिया जाए। तो स्टार्टिंग में जब उसको अगर बिहारी भाषा में ज्ञान ना दे के आप सीधा हिंदी या इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, बच्चे को समझ नहीं आएगा, तो ये बहुत ज़रूरत है। तो भाषा का अंतर नहीं होना चाहिए। पहला क्या है, ये 3 की तीनों भी सही हैं। पहला अब बचा एक सिर्फ, और हमारा ऑप्शन सही हो जाए क्योंकि इसमें दिया है कि गणित और लिंग की प्रकृति। अब लिंग से गणित में क्या लेना देना, ठीक, तो यही आपका ऐसा ऑप्शन है जो गलत है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर इस क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे दिए गणित के शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए, कब किया जाना चाहिए आपको बताना है। पहला क्या है, अधिगम के अनुभव प्रदान करने के समय, जब आप अधिगम करा रहे हो तो उस समय मूल्यांकन करना बिल्कुल जरूरी है। ठीक, क्योंकि आप बाद में कर सकते हैं पहली डायग्नोसिस सिस्टम का, जिसको उपचारात्मक शिक्षण बोलते हैं, ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, उद्देश्यों के स्पष्टीकरण के समय, ये भी नहीं है। जब आप बच्चों को स्पष्ट कर रहे हो कोई चीज़ को, जो भी आप वहाँ पे सिखा रहे हो, तो उस समय थोड़ी मूल्यांकन आप करोगे। तीसरा क्या है, उद्देश्यों के वर्गीकरण और अधिगम के अनुभवों के प्रदान करने के बाद जो आपका उद्देश्य है उसको आप एनालिसिस करके उसको क्लासीफाई कर दीजिए। उसके बाद क्या है, बच्चों को जो अनुभव हुआ उसको प्रदान करने के बाद आप शिक्षण लेंगे, तो यही आपका सबसे बेस्ट माना जाएगा, क्योंकि बिना बताए आप थोड़ी यहाँ पे आप मूल्यांकन करेंगे। ठीक, तो ये दोनों गलत होंगे और तीसरा हमारा सही हो जाएगा। और चौथा उपरोक्त सभी स्तर ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी सही होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर दिया कि गणित की पदानुक्रम प्रकृति है। गणित जो है मतलब क्रमबद्धता प्रकृति है। ठीक, क्योंकि आप एडिशन पढ़ेंगे तब मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे तब डिवीजन, तब इस तरह से इसका बारे में दिया। ठीक, एवं अवधारणाएं तर्कसंगत, संचरित और संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा इसकी व्याख्या की अत्यंत उपयुक्त है। ठीक, जो हिंदी की व्याख्या हो रही है इसके लिए इसमें क्या उपयुक्त है आपको ये बताना है। पहला क्या है, योग की अवधारणा के निर्माण के बाद गुणन आता है। बिल्कुल, क्योंकि मल्टीपल एडिशन इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन, है मल्टीपल एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो क्या हो जाएगा, एडिशन ये हमारा उसका सूत्र ही होता है, फार्मूला ही होता है, तो योग अब बच्चा कर लेगा उसके बाद ही गुणन कर पाएगा। ठीक, तो ये हमारा सही हो गया। दूसरा क्या है, योग और गुणन पृथक अवधारणाएं हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र, ऐसा नहीं है। आपको योग आएगा मतलब जोड़ना आप जानेंगे तभी आप गुणा कर पाएंगे। ठीक, उसके बाद क्या है, गणितीय अवधारणाओं का मूल्यांकन केवल योगात्मक मूल्यांकन से होना चाहिए। केवल आ गया ऐसे निगेटिव वर्ड है तो हमारा गलत हो जाएगा। और गलत क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ योगात्मक मूल्यांकन से, योगात्मक मूल्यांकन कब होता है, समेटिव जिसको असेसमेंट बोलते हैं, वो होता है बाद में। तो गणित पढ़ाने के बाद में आप बच्चों को सिर्फ समझोगे, ऐसा नहीं है। बच्चों को देखते रहना कि हाँ क्या सही, उसको अगर यहाँ पे मूल्यांकन की बात की जाए तो सबसे अच्छा डायग्नोस्टिक मूल्यांकन होता है जो, वही हमारा सही होगा। ठीक, ये गलत हो गया। चौथे की बात करें, संख्या ज्ञान का विकास योग और व्यकलन की अवधारणा से पहले होना चाहिए। बिल्कुल, संख्या ज्ञान मतलब उसको गिनती आना चाहिए कब, जोड़ने और सारी चीज़ों के पहले। तो सही बात है, हमारा चौथा भी ऑप्शन सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है आप सही हो गया, एक तो पहला सही हो गया और एक चौथा सही हो गया, तो मतलब ए और डी सही है। अब हम देखते हैं ऑप्शन इसमें, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही होगा, ऑप्शन ए और डी। ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन इसको देखिए, लिखा है कि गणित सभी भौतिक शोधों का अनिवार्य साधन है। यह परिभाषा किसने दिया, तो ये परिभाषा कांट ने दिया था। ठीक, इसको आप ऐसे याद कर लीजिए क्योंकि इसके लिए कोई और फार्मूला नहीं है। ठीक, तो गणित सभी भौतिक शोधों का अनिवार्य साधन किसने कहा है, कांट ने कहा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
इस क्वेश्चन की अगर बात करें आप देखिए कि गणित की भाषा की मुख्य विशेषता क्या है, तो उसकी मुख्य विशेषता क्या होती है, हमें सटीकता होती है। सत्यता से कोई लेना देना, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को कर रहे हो तो गलत भी आंसर आ सकता है, ठीक। तो सत्यता से कोई लेना देना नहीं, हमारा सिर्फ इसमें क्या हो जाएगा, सटीकता। अगर और इसमें देखा जाए तो एक्यूरेसी की बात होती तो ठीक रहता है, ठीक। एक्यूरेसी या स्पीड की बात होती, ठीक, तो ये हो सकता है, बट यहाँ पे सटीकता और सत्यता हमारा गलत हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे देखिए कि गणित पाठ्यक्रम के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए, ठीक। सही कथन की अगर पहचान करें, पहला क्या दिया है, समरूपता की अवधारणा को केवल आगे निगेटिव हो गया, और थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। समरूपता की अवधारणा को केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर पेश किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। समरूपता तो प्राइमरी लेवल पे भी हो सकता है ना, तो ये गलत हो जाएगा। समरूपता का मतलब जैसे एक रोटी किसके शेप का होता है, बच्चों को आप बताओ, सर्कल शेप का होता है, ठीक। और हमारा जो ब्रेड होता है वो स्क्वायर या रेक्टेंगल के शेप का होता है, तो ये समरूपता इसकी बात की गई यहाँ पे, इसी को सिमेट्री भी बोलते हैं। तो ये उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं किया जाता, प्राथमिक स्तर पर भी किया जाता है, तो ये गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन की बात करें, बेहतर समझ के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या है, टेसेलेशन या चौकोर की अवधारणा पेश किया जाना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर जाके आप चौकोर की थोड़ी बताओगे, तो प्राइमरी स्तर पर बताओगे कि चौकोर हमारा ऐसे होता है, ठीक। तो ये प्राइमरी स्तर पर, उच्च प्राइमरी पर नहीं बताओगे, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन की बात करें, यहाँ दिया है कि अनुपात की अवधारणा को केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर पेश किया जाना चाहिए। अब देखो अनुपात जहाँ पे आ गया, तो ये किस पे होना चाहिए, यही आपका सही हो जाए, क्योंकि अनुपात समानुपात ये कब बताना चाहिए, उच्च प्राइमरी स्तर पर बताना चाहिए, 5 से 8 या कक्षा 3 के बाद बताना चाहिए, तो हमारे ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा देख लीजिए, रैखिक समीकरण की नींव को प्राथमिक स्तर, रैखिक समीकरण मतलब x² + y², इस तरह की चीज़ें कब बतानी, प्राथमिक स्तर पे, तो बिल्कुल, क्योंकि उच्च प्राइमरी, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा, क्योंकि इसमें पूछा क्या था, गणित पाठ्यक्रम के संबंध में सही कथन पहचान कीजिए, तो हमारा सही कथन सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, जो कि दिया है कि अनुपात की अवधारणा को केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर पेश किया जाना चाहिए, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया कि गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम में, जिसको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कहते हैं, पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में किस पर आधारित है। पहला ऑप्शन क्या है, यह इस आधार पर आधारित है कि बच्चा खेलना और गतिविधि करना पसंद करता है जो प्रेरणा निर्माण में उसकी मदद करता है, और आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि एक्टिविटी आप बच्चों को करा रहे हो, तो उससे क्या बच्चा खेलना पसंद करेगा, और एक्टिविटी के साथ चीज़ों को पढ़ना पसंद करेगा, इससे क्या बच्चों को प्रेरणा मिलेगी, उससे मोटिवेट होगा। तो यही तुम्हारा सबसे बेस्ट ऑप्शन है, गतिविधि आधारित या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का, ठीक। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा देख लो, दूसरा यहाँ पे क्या है, यह बच्चे को गणित में आनंद लेने और उसकी सुंदरता से कोई लेना नहीं गणित का, ठीक, ये गलत हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन की अगर हम यहाँ पे बात करें, तीसरा ऑप्शन दिया है कि यह इस आधार पर आधारित है कि जब कोई भी बच्चा नए अनुभव का सामना करता है तो उसे आसानी से जोड़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक। और चौथा क्या है हमारा, इस दृष्टिकोण से छात्रों की भूमिका कक्षा में शिक्षक द्वारा किए गए व्यवहार को दोहराता है, ठीक। ये भी हमारा गलत हो जाएगा। हमारा यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला, जो कि सही है, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में अगर बात करें, यहाँ दिया कि वेन हीले सिद्धांत। अब देखो वेन हीले अगर सिद्धांत के बारे में बताएं, तो वेन हीले ने एक सिद्धांत दिया था, जिसको देखा जाए तो 5 कैटेगरी में कैटेगराइज किया था। पहला स्तर 0, फिर स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3, स्तर 4, ठीक। तो 4 स्तर यहाँ पे दिए थे। अब इसमें ये पूछा है कि वेन हीले सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति चिंतन के 5 स्तर दिए 5 स्तर, ठीक, 5 स्तर दिया है। कठोरता वेन हीले सिद्धांत के किस स्तर का प्रतिनिधित्व करती है। कठोरता का मतलब देखो कब आता है, अब ये चीज़ें तब आती हैं जब बच्चा सारी चीज़ों को सीख जाता है, और हमारे ये सारी चीज़ कब सीखता है बच्चा, अंतिम चरण में सीखता है। तो अंतिम चरण कौन सा है, चौथा चरण है, ठीक। तो कठोरता का जो सिद्धांत है वेन हीले के चौथे स्तर पर आएगा, ठीक। तो ये सीधा हो जाता है, यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, और ये चौथा स्तर भी सही होगा, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए, चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ दिया है कि गुणन की अवधारणा का परिचय देते हुए सुश्री नीतू कक्षा 2 की अध्यापिका ने शाब्दिक समस्या से प्रारंभ किया, जैसे कि, अब देखो उन्होंने क्या, किसको, गुणन की अवधारणा उनको बताना, और शाब्दिक मतलब शब्दों के द्वारा उसको समझा रहे हैं बच्चों को, और रिलेट करके, तो बहुत अच्छा है ये चीज़। इसमें क्या दिया है कि एक परिवार के 4 सदस्य हैं, और यदि प्रत्येक सदस्य को दोपहर में खाने की 3 रोटी की आवश्यकता है, तो कुल कितनी रोटी की आवश्यकता होगी। तो बहुत अच्छा इन्होंने समझाया। उसके बाद अब क्या है, अवधारणा के परिचय के लिए इस प्रकार का शाब्दिक समस्याओं का क्या उद्देश्य है। तो पहला क्या है, बच्चों में संचारण कौशल की वृद्धि करना, बिल्कुल नहीं। अगर इस तरह की चीज़ें बता रहे हैं, संचार मतलब बोलने की कौशल को थोड़ी डेवलप करें, ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं में संयोजन के सामर्थ्य को विकसित करना, ये हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि हमको हमारा एनसीएफ भी कहता है कि हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको वास्तविक जीवन से जोड़ के पढ़ेंगे तो बच्चा आसानी से सीखता है। तो यही तो इंपॉर्टेंट है। अगर आप बच्चों को घर से रिलेट करके चीज़ें बता दोगे कि आपके पापा 4 रोटी खा रहे हैं, मम्मी 4 रोटी खा रही हैं,
और आपके भैया 4 रोटी खाए, आप 4 रोटी खाए, टोटल कितनी रोटी है? 16। तो बच्चा गुणन की प्रक्रिया सीख जाएगा, 4 चौके 16, ठीक। तो यही बताया जा रहा है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सबसे बेस्ट है। तो तीसरा ऑप्शन बात करें दी है कि गणित और भाषा की कक्षाओं में समाकलन है, ऐसा नहीं है, ठीक। उसमें भाषा का समाकलन नहीं किया जा रहा है। तीसरा क्या, छात्र में केवल आ गया, ऑप्शन गलत हो जाएगा ऐसे ही, ठीक। ये ऑप्शन गलत, हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर दिया जोड़ और घटाव के आधार पर शब्द की समस्याओं को हल करने के लिए छात्रों की योग्यता का आकलन करने के लिए मूल्यांकन के रूब्रिक्स हैं, ठीक। अब मूल्यांकन के अगर रूब्रिक्स की बात किया जाए तो ये क्या हो सकता है, इसमें आपसे पूछा, ठीक। तो पहले देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपको कुछ भी समझ आ रहा है तो आपको ये देखना है कि उसमें ज़्यादा कौन सा ऑप्शन आपका सबसे बड़ा है, तो वही आपका आंसर लगभग हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपको बड़ा दिख रहा होगा, वही होगा भी। फिलहाल हम देख लेते हैं कौन सा सही कौन सा गलत, ठीक। तो थोड़ा सा देखें तो ये ऑप्शन थोड़ा सा और बड़ा, इतना बड़ा है, ठीक। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या है, समस्या की समझ और समाधान का लेखन, ठीक। ये गलत हो जाएगा क्योंकि आप वहाँ पे क्या गणित की समस्या बता रहे हैं, ठीक। समस्या और गणित समस्या में भी शाब्दिक जो समस्या है, तो समस्या की समझ और सही समाधान का लेखन, ये गलत है। ये तो सही है बट समाधान का लेखन से कोई मतलब नहीं है। दूसरा क्या है, समस्या की पहचान और सही संचालन करना, ये भी गलत है। समस्या की पहचान ठीक है लेकिन सही संचालन से कोई मतलब नहीं है। तीसरा क्या है, गलत माना है, गलत आंशिक रूप से सही पूरी तरह से सही, ये गलत है। आंशिक रूप या पूरी तरह ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, जिसमें दिया कि समस्या की समझ होना चाहिए, प्रदर्शन करने के लिए संचालन की पहचान होना चाहिए, गणितीय रूप से समस्या का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, और उसके बाद क्या, समस्या का समाधान और समस्या का प्रस्तुतिकरण, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसलिए हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा, ठीक। आई थिंक चीज़ें समझ में आई होंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ दिया कि पियाजे द्वारा, जो जीन पियाजे ने मानक दिए थे, उसमें दिया विभिन्न भौतिक मात्राओं के संरक्षण की क्षमता के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। अब देखो इसमें कहा है कि पहला क्या होता है, द्रव्यमान के संरक्षण के पहले मात्रा का संरक्षण को समझा जाना चाहिए। अब देखो द्रव्यमान और मात्रा संरक्षण बच्चा, अब देखो पहले बताओ संरक्षण किस एज में सीखता है, जो पूर्व बाल अवस्था होती है, और कौन सी वो होती है हमारी 7 से 11 साल होती है पियाजे के अनुसार, ठीक। 7 से 11 में। अब जो 7 से 11 साल का बच्चा है उसे द्रव्यमान का पहली बात तो पता नहीं होगा और मात्रा के बारे में थोड़ी चीज़ें पता होगी, ठीक। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें कहा है ना कि कौन सा सही है, तो मात्रा के बारे में भले ही पता होगा 6-7 साल का जोड़ो कि, बट द्रव्यमान के बारे में से चीज़ें नहीं पता होगा, ठीक। दूसरा क्या है, संख्या के संरक्षण से पहले वजन का संरक्षण। अब तो संख्या के जानने से पहले वजन जान जाएगा वो। अगर संख्या नहीं जान रहा 1 2 3 4 तो किसी को वजन 35 किलो तो कैसे बताएगा 35, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा क्या है, संख्या के संरक्षण के पहले लंबाई का संरक्षण। फिर से वही बात, किसी की लंबाई मान लो 30 सेंटीमीटर है और बच्चे को संख्या का ज्ञान ही नहीं तो कैसे कर पाएगा, तो ये भी गलत है। चौथा क्या है, आयतन के संरक्षण के पहले वजन के संरक्षण समझना। अगर वजन बच्चा समझ गया तो आयतन आसानी से निकाल लेगा, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। चौथा ऑप्शन आपका सही है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ दिया कि एक गणित के अध्यापक ने विद्यार्थियों के एक टेनग्राम में दिए गए सभी आयतों को पहचानने के लिए कहा। अब टेनग्राम मतलब एक तरह से मतलब बॉक्स होता है वहाँ पे, और वहाँ टेनग्राम जैसे अब आयत की बात हुई है तो इस तरह से ऐसे बना के उसमें दिया रहेगा, और कोई छोटा है कोई बड़ा इस तरह से दिया रहेगा, और उसमें पहचानने के लिए कहा है तो क्या किया है, ठीक। तो इस तरह की अगर चीज़ों का है तो वो क्या करना चाह रहा है, दृष्टिकरण करना चाह रहा, नहीं दृष्टिकरण को थोड़ी आकलन वहाँ पे करे कि बच्चा देख पा रहा है कितना नहीं, ठीक। और वेन हेले के अनुसार भी कहा है तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, स्वयं सिद्धि से कोई लेन देन नहीं। तीसरा क्या है, विभिन्न आकृतियों में परस्पर संबंध स्थापित करना, ये हमारा सही है। क्योंकि अगर मान लो एक 10 ग्राम है, ठीक, एक 10 ग्राम मान लेते हैं हमें, उस पर एक ट्रायंगल दिया है, एक स्क्वायर दिया है, एक रेक्टेंगल दिया है, एक सर्कल दिया है, तो बच्चे को उसमें पूछा गया कि आप इसमें रेक्टेंगल क्या है, तो बच्चा रेक्टेंगल के अलावा उसमें ट्रायंगल के बारे में सीख रहा है, स्क्वायर के बारे में सीख रहा है और सर्कल के बारे में सीख रहा है। तो क्या करे, विभिन्न आकृतियों में परस्पर संबंध स्थापित कर रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। चौथे ऑप्शन की बात करें, आकृतियों को पहचानने की कोई बात ही नहीं, ठीक। तो तीसरा ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट है और सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें दिया कि आपकी कक्षा में कुछ अभ्यर्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, ठीक। तो पहला क्या है, उन्हें उच्च उपलब्धि वाले के साथ बिठा देंगे, ऐसा नहीं करें, ठीक। आप अच्छे बच्चों के साथ बिठा दोगे तो ये थोड़ी है, जो भी करना आपको करना है। दूसरा क्या है, अच्छा ना करने के परिणाम को समझाएंगे। अगर बच्चा अच्छा नहीं करता उसको मोटिवेट कर सकते हैं, बट ये आपका बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, अभ्यास के लिए अधिक टेस्ट देंगे। टेस्ट का तो कोई मतलब ही नहीं ना, आप अभ्यास करवाएंगे, ठीक, ये हो गया। चौथा क्या है, कारणों का निदान करेंगे और उपचारों पर कदम उठाएंगे। तो यही सबसे ज़्यादा ऑप्शन, क्योंकि आप यहाँ पे डायग्नोस्टिक बच्चों को कर लिए कि आखिर बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, उसके हिसाब से उनको चीज़ों को अवेयर करेंगे, उसके हिसाब से उनको उपचारात्मक कदम उठाएंगे, तो बच्चा जो भी दिक्कतें आ रही है वो समझ सही हो जाएंगी और वहाँ पे बच्चे का प्रदर्शन जो अच्छा हो जाएगा, यही आपसे पूछा गया था।
ठीक है। तो अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। यहाँ दिया कि गणित के प्रश्नों को हल करने के दौरान छात्रों द्वारा त्रुटि की प्रकृति और विशेषताओं को जानना क्या कहलाता है। तो अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो वो क्या चीज़ें होंगी। तो अगर यहाँ पे बात करें, पहला क्या है, गणित में विषय वस्तु विश्लेषण, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि गणित के विषय वस्तु का विश्लेषण अगर बच्चा अच्छे से जान रहा है तो त्रुटि की कोई संभावना नहीं थी, तो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, गणित में त्रुटि विश्लेषण, ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा त्रुटियों का विश्लेषण कर, अब देखिए क्या दिया है ना यहाँ पे, ध्यान से देखिए, छात्रों द्वारा त्रुटि की प्रकृति और विशेषताओं को जानना, जो त्रुटि की जैसे उसकी जो गलतियाँ हैं उसको जान रहा है और उसकी विशेषता क्या है, उसके जो भी यहाँ पे स्टैंडर्ड फार्मूले वगैरह है उसको जान रहा है बच्चा, तो वो क्या कर रहा है, गणित के त्रुटियों का विश्लेषण कर रहा है ना। बच्चा कोई गलती किया, उसकी त्रुटि की प्रकृति जान रहा है, क्यों गलत हुआ, और उसकी विशेषताओं को जान रहा है, तो क्या कर रहा है, त्रुटि का विश्लेषण कर रहा है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब तीसरा क्या है, गणित के विषय वस्तु संश्लेषण, संश्लेषण से कोई मतलब ही नहीं है। चौथा क्या है, त्रुटि संश्लेषण, संश्लेषण से मान नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें समझ में आएंगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और हमारी वीडियो अगर आपको सच में अच्छी लग रही है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।